हमारा पशु घर ऐसा है कि उसमें खिड़कियाँ दरवाजे खुले हुए हैं, तो हम उसको बोरी से खिड़कियों को बंद कर सकते हैं, उसके दरवाजे बंद कर दें ताकि रात में पशुओं को ठंड ना लगने पाए, क्योंकि ठंड लगने से ही बीमारी पशु को आएगी। फिर भी अगर व्यवस्था पूरी नहीं हो पा रही है, ठंड पशु को लग रही है, तो हम एक काम और भी कर सकते हैं कि हम पशुओं घर में अलाव जलाने की व्यवस्था भी कर सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होगी ताकि पशु को अलाव के धुएं से नुकसान न हो, और या फिर पशु घर में आग लगने की संभावना न हो कि पशु घर, उसके लिए हमें पशुओं को अलाव से थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा कि पशु को कोई नुकसान भी ना हो और पशु का शरीर गर्म भी बना रह सके। तो पशु घर हमें हमेशा ऐसा करना है कि पशुओं को बाहर की हवा ना लगने पाए। दूसरा, पशु को तभी निकालें जब बाहर धूप खुली खिली हो, और पशु को नहलाना भी चाहिए, लेकिन तब जब बाहर धूप खिली हो और पानी का गुनगुना पानी की व्यवस्था हमारे पास हो कि हम उसको नहला सकें। सर, पशुओं को सामान्य तौर पर जो आहार दिया जाता है, शीत ऋतु में भी वही आहार देना उचित रहेगा या शीत ऋतु में किसी विशेष प्रकार का आहार देना चाहिए पशुओं को? शीत ऋतु में पशुओं को जो हम भोजन दें वो ऐसा भोजन होना चाहिए कि जो कि संतुलित हो। संतुलित का अर्थ ये है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण सबकी मात्रा पर्याप्त हो और पशु को बीमारियों से बचाया जा सके। पशुओं के भोजन में सिर्फ हम दाना ही ना दें, उसको हरा चारा भी दें, और हरे चारे के साथ साथ उसको खनिज लवण की मात्रा भी थोड़ी थोड़ी पशु के आहार में दें। इसके अतिरिक्त हमें पशु को कैल्शियम भी देना चाहिए। कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए हम उसको थोड़ा सा खड़िया भी दे सकते हैं। पशु के आहार में नमक का पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, करीब 20 ग्राम नमक उसके आहार में हमें देना चाहिए, जिससे कि पशु गर्मी में आ सके, उसको हर तरीके की बीमारी से और बचाया जा सके। पशु को शीत ऋतु में अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए हमें उसके भोजन में मेथी दाना है, खली है, इन चीज़ों को भी मिला के पशु को अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम पशु के भोजन में देते रहें तो शीत ऋतु में विभिन्न बीमारियों से उसका बचाव कर सकते हैं। सर, ठंड का मौसम आते ही क्या इंसान क्या बेजुबान, सभी पर बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में सभी लोग ये जानना चाहेंगे कि शीत ऋतु के आते ही उन बेजुबानों पर कौन कौन सी बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा है? जैसे जैसे ठंड का मौसम आता है, पशुओं में बीमारियों की संभावना भी बढ़ने लगती है। इस ऋतु में अगर देखा जाए तो जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, कुछ फंगल बीमारियां पशुओं को लगने की संभावना अधिक होती है। जो पशुओं की प्रमुख बीमारियां हैं ठंड के मौसम में, उसमें सबसे ज़्यादा जुकाम है, निमोनिया है, अफरा रोग होने की संभावना रहती है, और इसके अतिरिक्त हाइपोगैलेमिया होती है, और खुरपका मुंहपका तमाम बीमारियां ठंड के मौसम में पशुओं में ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए पशुओं को हमें अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है ताकि इन बीमारियों से अपने पशुओं को हम बचा सकें। जी डॉक्टर साहब, तो अभी आपने बताया कि किन किन बीमारियों का खतरा पशुओं पे सबसे ज़्यादा है, तो आप ये भी ज़रूर बताएं कि पशुओं को इन बीमारियों से बचाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस किस प्रकार के विशेष प्रबंध करने चाहिए? जो ठंड के मौसम में प्रमुख बीमारियां होती हैं, उसमें सबसे पहले आप देखते हैं कि जुकाम होना। पशुओं को जुकाम जब होता है तो उसके नाक से पानी जैसा पदार्थ जो बाद में और गाढ़ा होकर पीले मवाद का रूप ले लेता है, ऐसा पदार्थ नाक से उसके बहता रहता है, और कभी कभी हम देखते हैं कि उसके नाक फूल सी जाती है, नाक के अंदर उसके श्लेष्म का जमा हो जाता है और पशु को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि पशु का टेम्परेचर भी चेक करना चाहिए। जब जुकाम होता है तो पशु का तापमान भी अक्सर बढ़ा हुआ होता है। ये सारे लक्षण जो है वो पशु में जुकाम के होते हैं। किसान भाई इसको ठीक करने के लिए पशुओं को सबसे पहले तो ये देखना है कि उसको सारी सांस की तकलीफ हो रही है, वो कैसे दूर हो। तो सांस की तकलीफ को दूर करने के लिए अगर उसके नाक के श्लेष्म से भटी हुई है तो आप उसको सलाइन वाटर या नमक के पानी से साफ कर सकते हैं। दूसरा, गंधक का धुआं देने से भी जुकाम में आराम मिलता है, और अगर खाने वाला सोडा घर में उपलब्ध है उसको भी गर्म पानी में देने से पशु के जुकाम में आराम मिलता है। दूसरा जो सबसे प्रमुख बीमारी आती है, अब देखते हैं कि निमोनिया की बीमारी। निमोनिया भी एक सांस की बीमारी है, और इसमें पशु को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो पशु क्या करता है कि अपना मुंह खोल कर सांस लेता है,
उसकी जीभ भी हम देखते हैं कि बाहर निकली हुई होती है। तो निमोनिया की बीमारी में पशु को हमें जो इलाज देना है उसको क्या करना है कि अन्य पशुओं से दूर रखें। दूसरा, और उसको ठंड ना लगने पाए इसके लिए हम पशु को कंबल है या फिर जूट की बोरी है उससे पशु के शरीर को ढकना चाहिए ताकि पशु का शरीर गर्म रह सके। जो भी हम पशु को भोजन दें वो ऐसा दें ताकि वो उसको पचा सके, मीन्स कि वो पचने वाला भोजन हो, नरम भोजन हो, मुलायम भोजन हो अपने पशु को दें ताकि वो आसानी से उसका पाचन कर सके। और इसमें भी इलाज के लिए वही चीज़ें हैं जो कि जुकाम में है। गंधक का धुआं देने से जो है निमोनिया की बीमारी कम होती है। और अगर फिर भी निमोनिया का उपचार नहीं हो पा रहा है घर पे, तो आप उसी पशु चिकित्सक जो आपके पशु चिकित्सालय में उपलब्ध रहते हैं वहाँ पर जाकर इसका उपचार करा सकते हैं। तीसरा प्रमुख बीमारी जो सर्दी के मौसम में होती है वो होती है कि ज़्यादा हरा चारा देने से या ज़्यादा कंसनट्रेट ज़्यादा दाना खिला देने से तो वहाँ पर क्या होता है पशु का पेट फूलने लगता है। तो इस अवस्था को हम कहते हैं कि अफरा रोग होना। पशु के पेट में जब पर्याप्त मात्रा से बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है तो उसका पेट फूल जाता है। ऐसे में हम उसको अफरा की बीमारी बोलते हैं। और जब भी ऐसी बीमारी आती है तो किसान भाइयों को क्या करना चाहिए कि पशु को ऐसे स्थान पर खड़ा करें जहाँ उसका पिछला भाग नीचे की ओर हो और अगला भाग थोड़ा सा ऊपर की ओर हो। ऐसे होने से क्या होगा कि जो उसकी लार है पशु की वो पशु के ही शरीर के अंदर जाएगी और उसको पाचन में सहायता मिलेगी, गैस उसकी कुछ कम होगी। इसके अतिरिक्त जो घर पे उपचार हमें करना है अफरा रोग का, वो क्या करें कि हमें सोडा है, काला नमक है, अजवाइन है, हींग है, इन सब चीज़ों को सरसों के तेल में मिला के पिलाने से पशु को अफरा रोग से आराम मिलता है। या फिर तारपीन के तेल को भी सरसों के तेल में मिलाकर पिलाने से आराम मिलता है। फिर भी अगर पशु निढाल होकर पड़ा हुआ है और ठीक नहीं हुआ है तो हमें जो बाजार में उपलब्ध दवाएं हैं वो पशु चिकित्सक की देखरेख में उसको देना चाहिए। सर, पशुओं की देखभाल में टीकाकरण का क्या महत्व है? पशुओं में टीकाकरण का अत्यंत ही महत्व है। जिस तरीके से हम अपने घरों में अपने शिशुओं का टीकाकरण करवाते हैं ताकि वो भविष्य में तमाम बीमारियों से बच सके, इसी तरीके से पशुओं में भी तमाम बीमारियां होती हैं जैसे लंगड़ी बुखार है, खुरपका मुंहपका है और ब्लैक क्वार्टर है। तमाम बीमारियां ऐसी हैं जो कि पशुओं को ज़्यादातर हो जाती हैं। तो सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया जाता है इसके टीकाकरण का। किसान भाइयों को चाहिए कि जब भी सरकार टीकाकरण का कार्यक्रम चलाए तो वो अपने पशुओं को टीका अवश्य लगवाएं। दूसरा फायदा क्या होगा कि जब टीकाकरण पशु का करवा लेंगे तो वो उस बीमारी से भविष्य में बचा रहेगा और पशु के इलाज में किसान भाई को कम खर्च करना पड़ेगा। एक बात और ध्यान देने की है कि टीकाकरण जो है पशु का जब उम्र 6 माह तक हो जाए उसके बाद टीकाकरण करवाएं। और गाभिन पशु में भी टीकाकरण की ध्यान देने की बात यह है कि 6 माह तक ही गाभिन पशु का टीकाकरण करवाएं, वो भी उचित पशु चिकित्सक की देखरेख में करवाना चाहिए। इस तरीके से जब आप टीकाकरण करवाएंगे तो आप अपने पशु को तमाम बीमारियों से बचा सकेंगे और इलाज पर होने वाले खर्च से भी बच सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी देखने को मिलता है कि शीत ऋतु में खुरपका और मुंहपका जो बीमारी है वो पशुओं में सबसे ज़्यादा फैलती है, तो इन बीमारियों से पशुओं का बचाव कैसे करें? इसमें सबसे जो प्रमुख लक्षण है वो पशुओं में के मुंह के पास, जीभ पे, डेंटल पैड पे, नीचे खुर के पास वेस्किल्स बन जाते हैं जो बाद में छाले का रूप ले लेते हैं और एक घाव का भी रूप ले लेते हैं। इस तरीके से जब पशु के मुंह पे या पैर पे जो है छाले या घाव बन जाएंगे तो पशु को चलने में दिक्कत होगी। दूसरा, जब वो खाएगा तो वो सही से आहार नहीं ले पाएगा और उसका आहार भी कभी कभी मुंह से गिर जाता है। इस कंडीशन में पशु को कभी कभी तेज बुखार भी रहता है और आप देखेंगे कि उसको चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पशु लंगड़ा के चलने लगता है। इसका जो इलाज है सबसे पहले तो हमें जब भी वैक्सीनेशन हमारे गांव में टीकाकरण हो तो हमें FMD का टीका पशु को लगवाना चाहिए ताकि पशु इस बीमारी से पहले से ही बच सके। फिर भी टीकाकरण के बाद भी कभी कभी जो है ये बीमारी लग जाती है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप पशु को के घाव की सफाई करें, उसको फिटकरी का घोल उसके मुंह पे लगाएं, उसको साफ करें
और लाल दवा जो है इसके पैरों पे लगा के इसके साफ सफाई करें। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं कि जो है नीम का तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं उस पे, ताकि इस घाव पे मक्खियाँ ना बैठें। और जो ग्लिसरीन आती है उसको बोरस में मिला के बोरोग्लिसरीन का एक लेप बना के आप पशु के घाव पे लगा सकते हैं। तो इस तमाम ऐसे इलाज हैं जिससे कि हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो अपनी तरफ से आप क्या राय देना चाहेंगे कि बछड़ों को शीत ऋतु में किस प्रकार के देखभाल और किस प्रकार के रखरखाव की आवश्यकता है? जो बछड़े हैं, हमारे बछियाँ हैं, उनके देखभाल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि बीमारियों का खतरा उनको ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता बड़े और वयस्क पशुओं से कम होती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके हमें अपने छोटे बछड़ों और बछियों को पशु घर में ही बांध के रखना चाहिए, और जब धूप निकले तभी उसको पशु घर से बाहर निकालें। दूसरा, जितना हो सके हम उसको जो पानी दे रहे हैं स्वच्छ ताज़ा पानी दें, जहाँ तक हो सके थोड़ा गुनगुना पानी देना चाहिए। और जो हम उसको भोजन दे रहे हैं वो एक बार में ना देके थोड़ा थोड़ा कई बार में देना चाहिए। जब हमारे जानवर 25-30 दिन के हो जाएं तो हम उसको हरी मुलायम और नरम घास या बरसीन देना शुरू करें, ताकि जो उसका पाचन है वो आसानी से कर सके। ये तमाम चीज़ों का ध्यान हमें अपने बछड़ों के पशु रखरखाव में करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ठंड के लक्षण पशुओं में किस किस प्रकार के देखने को मिल सकते हैं? पशुओं में जो ठंड के लक्षण हैं, अगर आप उस पर ध्यान दें किसान भाई, तो देखते हैं कि जो पशु के कान हैं, नाक हैं, या उसके जो अंडकोश है वो बहुत ही ठंडा हो जाता है, बर्फ जैसा ठंडा लगने लगता है। इसके अतिरिक्त उसके सांस और हृदय की गति भी कम हो जाती है ठंड अगर उसको लगी हुई है तो। दूसरा, हम देखते हैं कि ठंड का उसकी त्वचा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पशु के जो बाल हैं वो आप देखेंगे कि खड़े हो जाते हैं, रोकटे से खड़े हो जाते हैं, और पशु सुस्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त पशु कोशिश करता है कि वो सिकुड़ के रहे, कम एरिया में रहने की कोशिश करता है, तो पशु सिकुड़ कर रहने की कोशिश करता है। और जो उसका खाना पीना है हम देखेंगे कि जो है वो भी बंद कर देता है। इसके अतिरिक्त पशु की नाक से पानी जैसा पदार्थ गिरता रहता है। तो ये जो तमाम लक्षण हैं ये पशुओं में ठंड लगने के लक्षण हैं। कभी कभी कोल्ड डायरिया के कारण जो होता है इसमें निर्जलीकरण ज़्यादा हो जाता है, तो उससे भी पशु की मौत हो जाती है। पशुओं को ठंड से बचाना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो पशु इससे मर भी सकता है। जी डॉक्टर साहब, तो तमाम बीमारियों का जिक्र आपने किया ही, और ये भी देखने को मिलता है कि पशुओं में कभी भी आमतौर पर अचानक से हो जाने वाली बीमारी होती है अफरा, और शीत ऋतु में जो इसका खतरा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अफरा रोग से पशुओं को पशुपालक किस तरह से बचाएं? अफरा सर्दियों के मौसम में हम देखते हैं हमारे पशुओं को ज़्यादा होने लगता है। इसका जो प्रमुख कारण है कि हम क्या करते हैं कि जो हरा चारा है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने पशु को खिलाते हैं। खेत से तुरंत हरा चारा लेकर आए और उसको काट के पशु को खिला दिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होगा कि पशुओं में गैस ज़्यादा बनने लगती है, और जो पशु के पेट में गैस बनना है यही अफरा है। इसके अतिरिक्त जो अफरा का दूसरा कारण है कि हम बहुत ज़्यादा उसको दाना दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट खा रहा है, या बहुत महीन पिसा हुआ उसको आटा दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से भी पशुओं के पेट में गैस बनने लगती है और अफरा उसको होने लगता है। जो इसका इलाज करना है, सबसे पहले किसान भाई अपने घर पर ही जो है इसको प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। जैसे कि जो भी हम चारा पशु को देते हैं वो तुरंत न लाके थोड़ी देर उसको धूप में रख के उसके बाद उसको काट के फिर अपने पशु को देना चाहिए। दूसरा, पशु को ऐसे खड़ा करें कि उसका जो पिछला भाग है वो नीचे की ओर हो, और जो उसका अग्र भाग हो वो थोड़ा सा ऊंचाई पे हो। इससे क्या होगा कि जो उसकी लार पशु की है वो पशु के पेट में ही जाएगी, और लार जो है पाचन में सहायता करती है और गैस को भी कम करती है। दूसरा, किसान भाई क्या कर सकते हैं कि अगर घर में मीठा सोडा है, हींग है, अजवाइन है, काला नमक है, इसको सरसों के तेल में या फिर पानी में मिला के दें तो इससे भी गैस की संभावना कम होती है। इसके अतिरिक्त आप 400 से 500 ml सरसों के तेल के साथ 30 से 60 मिलीलीटर कार्पिन का तेल मिलाकर भी अगर देते हैं तो भी अफरा रोग में फ़ायदा होता है। फिर भी अगर पशु निढाल है और उसके गैस की समस्या बनी हुई है तो हमें पास के पशु चिकित्सालय में जाकर पशु चिकित्सक की देखरेख में इसका इलाज करवाना चाहिए।
जी डॉक्टर साहब, तो पशुओं की देखभाल शीत ऋतु में किस प्रकार से की जानी चाहिए, इससे संबंधित तमाम जानकारियां तो आपने हमारे किसान भाइयों को दी ही। साथ ही साथ अब ये भी जानना चाहेंगे कि पशुओं की देखभाल में साफ सफाई का क्या महत्व है। पशु के रख रखाव में, उसके पालन में साफ सफाई का बहुत ज़्यादा महत्व है। जितना भी साफ सफाई हम रखेंगे पशु के पालन में, उसके गृह में, उसके शरीर पे, तो पशु उतने ही ज़्यादा बीमारियों से उसका बचाव हो सकेगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम गंदे हाथों से दुहान करना शुरू कर देते हैं तो क्या होगा, जो पशु में थनादा रोग की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे हाथ भी गंदे होंगे, वहाँ भी कीटाणु लगने की संभावना है, और पशु का थन भी दूषित हो सकता है, उससे भी कीटाणु उसके थन में प्रवेश कर सकते हैं। तो साफ सफाई का बहुत ही विशेष महत्व है हमारे पशुपालन में। साफ सफाई हम रखेंगे तो इससे हमें दूध उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा और बीमारियों से उसका बचाव भी कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त पशुओं में जो साफ सफाई करना है, तो पशु के बाड़े को एकदम साफ रखना चाहिए। उसका जो पानी है वो भी दूषित नहीं होना चाहिए, पशु का भोजन भी दूषित ना हो। ऐसा नहीं कि हम पशु को घर का बचा हुआ भोजन है उसको अगले दिन हमने अपने पशु को दे दिया। जिस तरीके से हम ये भोजन नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से हमें पशुओं को भी दूषित भोजन नहीं देना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा जीवाणु कीटाणु होने की संभावना होती है, जो कि पशु में बीमारी फैलाएंगे और किसान भाई को बाद में दूध उत्पादन में कमी होगी और पशु को उसका इलाज भी करवाने में किसान भाई को अधिक व्यय करना पड़ेगा। तो साफ सफाई पशुपालन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। जी डॉक्टर साहब, तो शीत ऋतु में दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे की जाए, उनका रखरखाव कैसे किया जाए और बीमारियों से उन्हें कैसे बचाया जाए, ये तमाम जानकारियां आज आपने हमारे सभी दर्शकों को दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
अखिया सुनी लाना हमार।